दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा में आए हुए पिछले वर्ष के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो ये वीडियो भी उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 40+ क्वेश्चन है और इनसे संबंधित इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट भी हैं एंड करंट अफेयर को भी लिया गया इसमें। तो बहुत कुछ है वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखना। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तब बेल का आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। GSLV का पूरा नाम क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन आया हुआ है GSLV का पूरा नाम क्या है। तो GSLV का पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका पहला पार्ट सही हो जाएगा, पार्ट ए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब GSLV के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ऐसे उपग्रह पृथ्वी के समान चक्कर कक्ष में लगाते हैं। GSLV द्वारा उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। GSLV C4 के द्वारा पहला मौसम उपग्रह मैटसैट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट जो है मार्क करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। GSLV C4 कहाँ पर है, तो GSLV C4 जो को श्रीहरिकोटा से स्थापित किया गया था। ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी श्रीहरिकोटा में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत, जिंक का उच्चतम स्रोत कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अष्टभुज। अष्टभुज जो होता है वो जिंक का उच्चतम स्रोत होता है। अब इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया, तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होता है सोयाबीन। पालक में आयरन की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयरन पालक में। और गाजर में कैरोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। चावल थायमीन का उत्तम स्रोत है। और तेल जो है वो वसा का यानी कि फैट का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको इन पॉइंट को मार्क करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये बताना है। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना, तो कोसी बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजना जो है ये बिहार में आपका स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है वो गोसाई थान चोटी से नेपाल से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वो 730 किलोमीटर है। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा ही तबाही मचाती है बाढ़ से, और ये मार्ग बदलने के लिए भी विख्यात है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश डैश अम्ल डैश डैश में मिल जाता है। ये बताना है आपको कि कौन से अम्ल में मिल जाता है। तो जब अग्निशामक की नोब को दबाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO2 जो है वो आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग। और CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको मार्क करना है। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। ठीक है, नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी, ये क्वेश्चन है। तो नाट्यशास्त्र जो लिखा था वो भरत मुनि ने लिखा था, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है, अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। वेद व्यास ने महाभारत लिखा था, महाभारत की रचना की थी। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा था। और भास को भारत का प्रथम नाट्यकार माना जाता है। आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। एनोफ्लीज मच्छर से कौन सा वेक्टर वहन करते हैं। ठीक है, एनोफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। नंबर 1 है मलेरिया, और नंबर 2 है फाइलेरिया, नंबर 3 है डेंगू। तो इनमें से बताना कि एनोफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर को
वहन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया को भी वहन करते हैं और फाइलेरिया को वहन करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 और 2। डेंगू ज्वर जो है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया कि डेंगू ज्वर जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मादा एडिज इजिप्टी मच्छर उसका नाम होता है। और डेंगू मच्छर जो है ये स्वच्छ जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था, यह क्वेश्चन है। तो इसको विकसित जो किया था उनका नाम था प्रोफेसर GMB डॉब्सन। तो ऑप्शन ए का सही हो जाएगा GMB डॉब्सन। ठीक है, अब O3 गैस यानी कि ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है पृथ्वी पर। ठीक है, और ओजोन की परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। CFC गैस जो है ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखना है ओजोन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है ये बताना है। कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित इसमें नहीं है। प्लाटर है, मैग्नेटिक टेप है, HDD है या मैग्नेटिक सस्पेंशन है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा मैग्नेटिक सस्पेंशन। मैग्नेटिक सस्पेंशन जो है वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता है। बाकी प्लाटर, मैग्नेटिक टेप और HDD ये तीनों सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश डैश नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये जो है ऑप्शन में है विलियम कंपनी, ऑप्शन बी जॉन कंपनी, ऑप्शन सी लॉर्ड कंपनी, ऑप्शन डी लॉरेंस कंपनी। तो ये जाना जाता था अदर नाम से, जो उनका नाम था जॉन कंपनी। जॉन कंपनी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को हुआ था। और इसने प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ, यह क्वेश्चन आया हुआ 2016 के पेपर में। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट जो है वो 1958 में पारित हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1958। ठीक है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश 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 हवा में प्रसार करके। किसका हवा में प्रसार करके गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा इथाइल मरकप्टन। इथाइल मरकप्टन से जो है गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इथाइल मरकप्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न डैश डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, क्या है ये बताना है। जो लोगों के बीच जो वास्तविक टेलीफोन कॉल होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। इंटरनेट का पूरा नाम जो है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न है। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दाब के बराबर होता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन है। तो उसको कहते हैं हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसको हिमांक बिंदु कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, और पदार्थ का हिमांक एवं द्रव्यांक का मान बराबर होता है लगभग। द्रव का ताप, अब जैसे इसमें उदाहरण देखा जाए तो जल का जो है हिमांक और द्रव्यांक दोनों बराबर हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अगला देखते हैं। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। ठीक है, और दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो ये आपको याद रखना है। द्रव का ताप बढ़ाने से द्रव का तापमान क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो किसका एक उदाहरण है, ये बताना है क्वेश्चन। तो हीमोफीलिया जो होता है वो आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा आनुवांशिक रोग। अब हीमोफीलिया के बारे में देखते हैं कुछ। हीमोफीलिया रोगी को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है।
तो अपघटन है, बी है ऑक्सीकरण, सी है गुरुत्वाकर्षण, डी है हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो इसमें जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि ये भौतिकी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। बाकी अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस ये तीनों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 के एनटीपीसी में। तो खून के बहने का समय जो होता है वो 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट के बीच में खून जम जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, ठीक। और रक्त जो है वो क्षारीय विलयन होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है खून का। और रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन का नाम जो है वो फाइब्रिनोजन है, ठीक है, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी का पूरा नाम क्या है। आईपीसी का पूरा नाम पूछा गया है। तो आईपीसी का पूरा नाम होता है इंडियन पीनल कोड। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। लोहे की जंग होती है, लोहे की जंग क्या होती है, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया या मिश्रण। तो लोहे की जंग जो है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो क्योंकि लोहे की जंग एक बार लगती है लोहे में तो फिर दोबारा फिर वापस लोहे में नहीं परिवर्तित होती है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। भौतिक प्रक्रिया में जो है वापस परिवर्तन हो जाता है, उसी अवस्था में आ जाता है। तो आपको कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। वाक्य जो बताना है कि क्या है। तो वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है भारत का वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं, तो जय हिंद का नारा नेताजी ने दिया था, ठीक। तो ये कुछ थे जो आपको याद रखने हैं पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय चुनाव डैश 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 साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। ब्रिटिश भारत में भारतीय प्रांतीय चुनाव कब आयोजित किया गया, किस सन में, तो वो आयोजित किया गया था 1936 to 37 में। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अब भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन 1937 में चुनाव कराया गया, जिसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुआ टोटल, और इसमें से 7 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी अपनी, ठीक है। 1935 एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को भी हटा दिया गया था। ये कुछ पॉइंट हैं जो याद रखना है आपको। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश डैश शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं ये बताना है। टच स्क्रीन पैनल में प्रतिरोधक, कैपेसिटिव, ध्वनि संप्रेषण या प्रकाश संप्रेषण। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी पार्ट, ध्वनि संप्रेषण। ध्वनि संप्रेषण टच स्क्रीन में शामिल नहीं होता है, बाकी और सारे शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो धामेक स्तूप जो ये आपका सांची में है, तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, सांची। और सांची से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं। सांची स्तूप जो है वो भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है, और इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, मौर्यवंश के शासक थे। और बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर है, और महाबलीपुरम में रथ मंदिर है। ये चर्चित स्थल हैं इस समय, तो ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरावती पन बिजली परियोजना में है डैश डैश कहाँ पे है ये बताना। शरावती पन बिजली परियोजना, तो शरावती पन बिजली परियोजना आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। और शरावती नदी पर जोग जलप्रपात भी है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। शिव समुद्रम जल बिजली भारत की प्रथम जल बिजली प्रोजेक्ट है, जो कि ये 1902 में इसको स्थापित किया गया था, और ये जो है वो कावेरी नदी पर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रथम वाला भी पूछ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटीले यानी कि परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश 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 द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो होता है ये आपका हवा और पानी द्वारा होता है। तो हवा और पानी, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी।
मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश डैश से डैश डैश अनुच्छेद में लिए गए। मूलभूत अधिकार कहाँ से कहाँ तक लिए, कितने अनुच्छेद हैं, ये पूछा गया है। तो मूलभूत अधिकार जो है वो आपका 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नागरिकता का संबंध जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है और भाग 1 में इसको दर्ज किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है और ये भाग 4 में इसको दर्ज किया गया है। वित्तीय विषयों के संबंध में अनुच्छेद 112 से लेकर अनुच्छेद 117 तक है। संघ की न्यायपालिका के संबंध में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है, कौन से कलर का होता है उसका रंग, ये बताना है। तो वो जो सुरक्षित वेबसाइट के प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग जो होता है वो हरा कलर का होता है। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, हरा। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से है। PCB का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, ये बताना है। तो PCB का पूरा नाम जो होता है वो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ये ऑप्शन इसका आपका सी पार्ट सही हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, अब इस कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं फुल फॉर्म वो देख लेते हैं। IGMDP जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। CSIR जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। और GTO का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार ये फुल फॉर्म, तो इसको आपको देख लेना, ध्यान में रखना, मार्क करना है, इसको आपको कहीं लिख लेना है, बार बार देखते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है, जो फैलाते हैं कीड़े इधर से उधर लेकर जाते हैं उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहा जाता है वेक्टर। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है कंडक्टिव, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव, ऑप्शन सी है रेडिएक्टिव और ऑप्शन डी है कन्वेक्टिव। तो इसका आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो होगा रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव का संबंध गर्मी के प्रभाव से नहीं होता, तो ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बांग्लादेश का बताना है, तो वो हुए थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बने थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है DNA परीक्षण के संबंध में विषय का पता लगाएं। विषम का पता लगाना, विषम कौन सा है मैं DNA के परीक्षण के संबंध में। जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो, वंशावली। तो इनमें आपका आंसर सही जाएगा पोलियो। DNA के परीक्षण से पोलियो का पता नहीं लगाया जाता है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। बाकी जातीयता, कुल परंपरा, वंशावली का पता लगाते हैं DNA का परीक्षण करके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF को संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, किससे संबंधित है INF। तो ये जो होता है वो होता है इंस्टॉलेशन फाइल यानी कि स्थापना फाइल से संबंधित। तो ऑप्शन इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। अब कुछ एक्सटेंशन से संबंधित पॉइंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन होता है .docs या .doc। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और PDF फाइल का .pdf होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये भी क्वेश्चन पूछा गया .xlsx। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का PPTX होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का होता है .mdb। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग डैश के फुट ऊपर होती है। कितने फुट ऊपर होती है समुद्र के लेवल से? तो ये होता है 24,000 फुट पर, 24,000 फुट के लेवल से ऊपर होती है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो माउंट एवरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। बल्कि इस बार ये पूछा गया कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 24,000 फुट पर है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,048 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी होती है। तो ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं।
मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण जो है वो किसके द्वारा किया गया, ये बताना है किसके द्वारा किया गया। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण तो ये जो किया गया था वो सोवियत रूस द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, सोवियत रूस। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने प्रथम सफल अंतरिक्ष यान जो है स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन है। तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो वो फैराडे के नियम पर आधारित है। तो आपका आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, फैराडे का नियम। अब बाकी हुक का नियम, न्यूटन का नियम और आइंस्टीन का नियम का सिद्धांत जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया डिटेल में, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं उसको। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा। इसने जो है मालदीव के द्वीपों पर विजय पाई थी। तो ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा। अब चोल वंश के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चोल वंश की राजधानी जो थी वो तंजौर में थी, तंजौर। और इसका संस्थापक चोल वंश का विजयालय था जो 1850 AD में इसने स्थापित किया था। इसका महान शासक बना हुआ राजा राज जो 985 AD से लेकर 1014 AD तक रहा। और चोल वंश ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। यह भी क्वेश्चन पूछा था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, चोल वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, अंतिम शासक चोल वंश का राजेंद्र III माना जाता है। तो ये कुछ थे पॉइंट जो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, यह आपका क्वेश्चन है। तो तारामंडल नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है वो एजेंसी जिम्मेदार होती है, यही तारामंडल के बारे में सारे नामकरण करती है। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित है, तो हीराकुंड डैम जो आपका महानदी पर स्थापित है, महानदी ऑप्शन सी पार्ट सही हो जाएगा। और हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा में है, हीराकुंड प्रोजेक्ट। और भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो है दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट है, जो कि 1948 में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित किया जाता है, किसी में संग्रहित किया जाता है, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था या किसी भी अवस्था में की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी अवस्था में की जा सकती है। LPG का जो है संग्रहण किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी पार्ट सही हो जाएगा। LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस निम्न दलों में से किसकी स्थापना की थी। तो नेताजी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के दल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब नेताजी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं। नेताजी ने 1920 ईस्वी में ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में 4था स्थान प्राप्त किया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही प्रतिभावान थे। और 1938 से 1939 में हरिपुर एवं त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष भी बनाए गए थे, हरिपुरा और त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, और अक्टूबर 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर बने। तो 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में फार्मोसा के पास घायल हो गए। इसके बाद नेताजी का कोई प्रमाणित पता नहीं है। ठीक, तो ये थे कुछ इनके बारे में जानकारी। और इनका नारा था जय हिंद। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नारे के संबंधित। ठीक, तो ये रहा आज का मेरा ओवरऑल सेशन जो कि 40+ क्वेश्चन था, और इसमें जो है इससे संबंधित फैक्ट और करंट न्यूज़ को भी देखा गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले दिन नया इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।